गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेनू मौर्य कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आपके साइंस 2 के चैप्टर 7 से उपयुक्त सूक्ष्मजीव इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं और कौन से सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। नाम से ही हमें यह आभास हो रहा है कि ये बहुत छोटे होंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते होंगे। निरी आंखों से ना दिखाई देने वाले, लेकिन हमारे चारों तरफ रहने वाले कुछ सजीव, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यह केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनका आकार बहुत अधिक छोटा होता है। इनके अध्ययन को हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। उपस्थिति में यह सर्वव्यापी होते हैं, हर एक स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर, अन्य प्राणियों के शरीर के अंदर, उनके ऊपर, वनस्पतियों के भीतर, उनके पत्तियों पर, हर ये विभिन्न प्रकार के वातावरण को में रह लेते हैं, उपस्थित रह लेते हैं। इनमें सहनशीलता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जहाँ जीवन संभव ना हो, ऐसे भी ये चिमनी जिसका तापमान 100 के परतों के कई अर्थात सूक्ष्म जीव सभी स्थान पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं। इनकी अनेक प्रजातियां अस्तित्व में हैं। इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उपयुक्त सूक्ष्मजीव और उपद्रवी सूक्ष्मजीव। उपयुक्त सूक्ष्मजीव यह हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दैनिक जीवन में हम इनका लाभ लेते हैं, जैसे दही बनाने वाले जीवाणु, ब्रेड और केक बनाने वाले जीवाणु, खाद्य पदार्थों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उपद्रवी सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? ये सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। इनके कारण बहुत अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं, हमारे शरीर पर इनका हानिकारक परिणाम होता है। इन्हें हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। भोजन को बासी करने वाले सूक्ष्मजीव, मलेरिया, न्यूमोनिया फैलाने वाले सूक्ष्मजीव। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सूक्ष्मजीव बहुत हानिकारक होते हैं, इसीलिए हम इन्हें उपद्रवी कहते हैं। आज हम सिर्फ उपयुक्त सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त सूक्ष्मजीवों में हम 3 सूक्ष्मजीवों के विषय में चर्चा करेंगे, लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किन। लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, किन, इन तीनों के विषय में आज हम स्टडी करेंगे। लैक्टोबैसिलाई, देखिए ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि कुछ वीडियो की सहायता से आपको इन्हें मैं दिखा सकूं। ये आयताकार होते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये तीली के आकार के आयताकार होते हैं। इन्हें हम अनॉक्सी जीवाणु कहते हैं।
अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इनका विकास तेजी से होता है, ये तेजी से विभाजित होते हैं, इनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैक्टोबैसिलाई की स्लाइड किस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं? हम अपने प्रयोगशाला में इस लैक्टोबैसिलाई को देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? ताजे छाछ की एक बूंद स्लाइड पर लेनी है। स्लाइड कांच की पट्टी होती है, उस पर हम ताजे छाछ की एक बूंद लेंगे, उसकी पतली परत बनाएंगे और उस पर अभिरंजक द्रव डालेंगे जिसे हम मिथिलीन ब्लू कहते हैं। इसे क्यों डालना है? क्योंकि लैक्टोबैसिलाई जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसे हम कलर करेंगे मिथिलीन ब्लू से, जिससे वो सूक्ष्मदर्शी में हमें ठीक से दिखाई दे। स्लाइड बनाते समय जो अतिरिक्त द्रव है मिथिलीन ब्लू या फिर सोखता पेपर से निकाल लेंगे, सोख लेंगे, उस पर आच्छादन कांच रख कर उसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हमें आयताकार के ये जीवाणु दिखाई देते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की मदद से हम दही बना सकते हैं। ये हम घर में हमेशा दही किस प्रकार बनता है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के द्वारा, इसकी प्रक्रिया का अध्ययन आज हम करेंगे। दूध सामान्य तापमान पर इसका पीएच 6 होता है, जो उदासीन पीएच के काफी करीब होता है। ऐसी स्थिति में इसमें लैक्टोज और प्रथिन पाया जाता है। लैक्टोज के कारण ही दूध हमें मीठा लगता है। प्रथिन को हम केसीन कहते हैं। जब हम इसमें लैक्टोबैसिलाई जीवाणु ऐड करते हैं, तब ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु लैक्टोज शर्करा का किण्वन करता है और इस प्रक्रिया में वह लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनते ही दूध का पीएच 4.5 के करीब पहुंच जाता है। जैसे ही दूध का पीएच बदलता है, दूध में उपस्थित प्रथिन केसीन का स्कंदन होता है। स्कंदन का अर्थ है कि वह जम जाता है और यही जमा हुआ प्रथिन दही कहलाता है। इस प्रकार दूध से दही बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं के उपयोग क्या क्या हैं? इसके विषय में अध्ययन करते हैं हम। दुग्धजन्य पदार्थ की निर्मित के लिए। दुग्धजन्य पदार्थ हमें सभी को पता है, जैसे बटर, चीज, योगर्ट, घी आदि दुग्धजन्य पदार्थ हैं। अन्य पदार्थ भी हम इससे बना सकते हैं, जिसमें है सीडार, कोको, सब्जियों का अचार। आकृति में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ पेय पदार्थ हैं यहाँ पर बॉटल में भरे हुए और अचार भी है। तो इन सब को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलाई का उपयोग किया जाता है। गांव में सिरका बनाया जाता है। सिरका भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं की मदद से बनाया जाता है। पाचन संस्थान को सुधारने के लिए हमारे बड़ी आंत में ढेर सारे जीवाणु होते हैं। वो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो, हमें एसिडिटी हो जाए, तो एक प्रोबायोटिक करके हमें सॉल्यूशन मिलता है। ये प्रोबायोटिक क्या है? इसमें ढेर सारे लैक्टोबैसिलाई के जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे पाचन संस्थान को सुधारते हैं। दूध देने वाले जानवरों को खली दिया जाता है। खली क्या है? तेल निकलने वाले जो बीजें होती हैं, तेल निकालने के बाद उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसे हम खली कहते हैं। खली को भिगाया जाता है, जिसमें उनमें उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु की मदद से, और यह बहुत ही प्रोटीनिशियस हो जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए ये तो हम रोज हमारे घर में देख सकते हैं, दुकानों पर देख सकते हैं। मद्यार्क निर्मिति, इसके बारे में भी हमें पता है। मद्य बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दूसरा जीवाणु है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? यह एक बेलनाकार जीवाणु होता है। दलहनी पौधों की जड़ों
के गांठों में पाया जाता है। यहाँ पर देखो जड़ दिखाया जा रहा है। इनकी जड़ में यह पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो ये जीवाणु इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट और अमीनो अम्ल में करते हैं, जो पौधे बहुत ही आसानी से अवशोषित करके अपने वृद्धि में उसे उपयोग में लाते हैं। इन्हें हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं। क्यों हम इन्हें सहजीवी जीवाणु करते हैं? क्योंकि ये पेड़ों की जड़ों में आश्रय प्राप्त करते हैं और पेड़ों से कार्बोज प्राप्त करते हैं ऊर्जा निर्मित के लिए। बदले में ये पौधों को नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में पौधा भी फायदा ले रहा है और जीवाणु भी फायदा ले रहा है। दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए इस जीवाणु को हम सजीवी जीवाणु कहते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है। राइजोबियम का कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये राइजोबियम बहुत उपयोगी है हमारे लिए। भारत देश जो है वो किसानों का देश कहा जाता है और हमारा पॉपुलेशन बहुत अधिक है। भोजन की आपूर्ति करने के लिए हमारे पास स्थान सीमित है। हम उसी सीमित स्थान में ढेर सारा अगर फसल प्राप्त करें तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए राइजोबियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो दलहनी पौधे, जो बीज वाले पौधे होते हैं, फली में उनके बीज आते हैं, जैसे मेथी, मूंगफली, सोयाबीन, उनकी जड़ों को संक्रमित करते हैं। संक्रमित करने के बाद यह कुछ विशेष प्रकार के संकेतों का निर्माण करते हैं, जिससे वो गांठ में परिवर्तित हो जाते हैं। वीडियो में हम देख सकते हैं कि जीवाणु पौधों के लिए उपयोगी भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। ऐसे ही लाभदायक एक जीवाणु है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम पौधों की जड़ों को संक्रमित करते हैं और संकेत छोड़ते हैं, जिसे पौधों की जड़ें रिसीव करती हैं और इन जीवाणुओं को अपनी जड़ों में गांठों के रूप में अवशोषित कर लेती हैं। ऐसा होने पर ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, जिसे हम नाइट्रेट और अमीनो अम्ल कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये राइजोबियम जड़ों में के अंदर जा रहा है और वहां पर ये नोड्यूल बना रहा है। गांठ का विकास होता है और पौधों को नाइट्रेट और अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। राइजोबियम टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दलहनी पौधे बहुत ही प्रोटीनिशियस होते हैं, उनमें हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है। क्यों ऐसा होता है? वो राइजोबियम के कारण होता है। राइजोबियम टीकाकरण क्या है? बुआई से पहले बीजों को, आकृति में हम देख सकते हैं, बीजों पर राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर छिड़का जाता है, उसे ठीक से मिक्स किया जाता है। देखिए, उसे ठीक से मिक्स किया जाता है और उसे सुखा दिया जाता है और बाद में उसकी बुआई की जाती है। ऐसा करने से बीज संक्रमित होते हैं और उनसे जो अंकुर निकलते हैं, पौधे बनते हैं, वो भी संक्रमित होते हैं। इसे ही राइजोबियम टीकाकरण कहा जाता है। इसका महत्व क्या है? राइजोबियम का महत्व क्या है? आकृति में हम देख सकते हैं, ये सारे जो ग्रेन्स हैं ये हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। बहुत ही प्रोटीनिशियस होते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन और मूंगफली, इनसे तो तेल भी निकाला जाता है जो हम इस्तेमाल में लाते हैं।
इसका महत्व क्या है? अमीनो अम्ल की आपूर्ति और नाइट्रेट की आपूर्ति ये राइजोबियम पौधों को करते हैं, जिसके कारण राइजोबियम पौधों का पोषण करते हैं, पौधों की वृद्धि होती है और ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत साबित होते हैं। राइजोबियम का उपयोग करने के कारण खादों का उपयोग कम होता है, रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है, जिससे मृदा प्रदूषण को भी रोका जा सकता है और अच्छा फसल प्राप्त किया जा सकता है। यह महंगा नहीं होता, काफी सस्ता होता है, जिससे खादों पर किसानों का खर्चा कम होता है और वो अच्छी फसल उगा पाते हैं। तीसरा जीवाणु है किण्व। वीडियो में हम देख सकते हैं, यह लंब वृत्ताकार रंगहीन कवक कोशिकाएं होती हैं। एक कोशीय की कवक होता है। इसकी लगभग 1500 प्रजातियां अस्तित्व में हैं। यह कार्बनिक पदार्थों पर अपनी वृद्धि करता है और ये कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। इसे हम फफूंदी भी कह सकते हैं। इसकी कोशिका दृश्य केंद्र की प्रकार की होती है, मतलब इसमें जो केंद्रक होता है वो उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वो कोशिका द्रव्य में कहीं पर भी पाया जा सकता है। इस पर आधारित एक प्रयोग दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में। वो प्रयोग क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। बोतल में ईस्ट और शक्कर लेकर उसमें गुनगुना पानी डालने पर उसमें अभिक्रिया होती है। बोतल के मुंह पर गुब्बारा लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गुब्बारा फूल गया। हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं डाली थी जिसके कारण वो गुब्बारा फूलता। तो ये गुब्बारा फूला कैसे? कारण उसके पीछे है ईस्ट, किण्व। बोतल में हमने जो शक्कर डाला था उसके कार्बनिक पदार्थ का किण्व ने अपने पोषण के लिए उपयोग किया और उसकी वृद्धि हुई। ऐसा होते वक्त इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस हुआ और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण यह जो गुब्बारा है वो फूल गया। स्लाइड पर हम ईस्ट को इस प्रकार देख सकते हैं। छोटी गोल कोशिकाएं होती हैं और वो तेजी से अलैंगिक प्रजनन कहती हैं, जिसे हम मुकुलन कहते हैं और इनकी वृद्धि होती है। ऐसा होते समय ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। डबल रोटी मतलब ब्रेड, जो हम अपने दैनिक जीवन में खाते हैं। देखो, ब्रेड का जो डबल रोटी बनाने का जो आटा है उसमें हम किण्व मिला दें तो 6-7 घंटे के बाद हमें ऐसा फूला हुआ आटा प्राप्त होता है। ये किस कारण हुआ? ये बहुत ही जालीदार और नरम होता है। ये किस कारण हुआ है? ईस्ट के किण्वन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिससे ये आटा फूल जाता है, जालीदार हो जाता है, ये बहुत ही नरम होता है। हम बाजार में बहुत सारे ऐसे नरम चीजें खाते हैं, जैसे केक, पेस्ट्री, ढोकला, इडली, सब किण्वन के कारण होता है। किण्व के व्यावसायिक उपयोग, बहुत अधिक मात्रा में इसका व्यवसाय होता है। क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इससे देखते हैं। इथेनॉल का उत्पादन, जैसे मैंने बताया, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसका उपयोग करता है और जिसमें हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये इथेनॉल बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं आजकल वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है वाहनों के कारण, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण हो रहा है। इसे कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें ये क्वेश्चन है कि पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? वो इसलिए मिलाया जाता है कि इथेनॉल मिलाने से उसका पूर्ण दहन होता है और बहुत कम मात्रा में प्रदूषक कण वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। इथेनॉल उत्पादन के लिए हम शक्कर के कारखानों का उपयोग कर सकते हैं, किया जाता है, जिससे शक्कर के कारखाने से मोलासेस प्राप्त होता है और इस मोलासेस में किण्व को मिलाकर उसका किण्वन किया जाता है
और हमें इथेनॉल व अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। अन्य उत्पादों में देखो क्या मिलता है, हमें स्पिरिट, मद्यार्क और अन्य रसायन प्राप्त होते हैं। वाइन सभी को पता है, अंगूर के रस का किण्व करके उससे अल्कोहल प्राप्त होता है और इस अल्कोहल से वाइन नामक पेय बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे प्रतिजैविक। जब भी हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, त्वचा में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, दाद खाज खुजली, ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो हमें प्रतिजैविक दिया जाता है। ये प्रतिजैविक क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीव को से अपना पोषण करके उनको खत्म कर देते हैं और हमें रोग से बचाते हैं। दूसरा है जैव उपचार। प्रतिजैविक के टैबलेट्स हमें मिलते हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जैव उपचार, सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है, इसे ही हम जैव उपचार कहते हैं। आकृति में हम देख सकते हैं कि पानी पर तेल फैल गया है। ये जो तेल है, ये समुद्री जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। इसे खत्म करने के लिए इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े जाते हैं जो इस तेल को अपने पोषण के लिए यूज करते हैं और उसे अन्य उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं जो समुद्री जीवों के लिए हानिकारक नहीं होता है और पानी साफ हो जाता है। प्रतिजैविक के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये प्रतिजैविक क्या है? यह मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों और कवकों द्वारा किया जाता है। ये क्या कार्य करते हैं? अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया उसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एंटीबायोटिक उनकी वृद्धि को मंद कर देता है और उन्हें मार देता है। बाद में और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक की खोज हुई है। बिना एंटीबायोटिक के हम जीवन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमेशा हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। प्रतिजैविक के प्रकार, जो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है या फिर जो एंटीबायोटिक उपलब्ध होता है वो दो प्रकार का होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक, और दूसरा है मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। विस्तृत क्षेत्र क्या है? ये अनेक प्रकार के जीवाणुओं को खत्म कर सकता है, उसका विरोध करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति जिसमें हमें यह पता ना हो कि किस रोग जंतुओं के कारण ये बीमारी हुई है, उस वक्त ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का टैबलेट दिया जाता है जो उपयोगी सिद्ध होता है। यदि हमें पता हो कि किस प्रकार का जीवाणु हमें संक्रमित किया है, जब हमें उसके निश्चित अस्तित्व का पता हो, ऐसी स्थिति में मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण पेनिसिलिन है, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक दिए गए हैं, यह स्पेसिफिक टाइप के जीवाणु को मारने में सक्षम होते हैं जब हमें पता हो कि कौन सा जीवाणु हमें संक्रमित किया है। इस प्रकार प्रतिजैविक के दो प्रकार हैं। विस्तृत क्षेत्र जो बहुत सारे जीवाणुओं को मार सकता है, मर्यादित क्षेत्र वो एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं को मार सकता है। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया है वो है पेनिसिलिन, इसीलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविकों का समूह है। आकृति में हम देख सकते हैं कि ये कवक कैसा होता है और इस पर पेनिसिलिन नामक
पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता है। इसके समूह में है स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकाई आदि प्रजातियों के संसर्गों को काबू में लाने के लिए इसका उपयोग होता है। कान, नाक, गला, त्वचा में जीवाणुओं द्वारा होने वाले संसर्ग तथा निमोनिया, स्कारलेट ज्वर पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधियां उपयुक्त होती हैं। आकृति में हम देख सकते हैं कि पेनिसिलिन के टैबलेट्स हैं। जैव उपचार। आज के समय में जैव उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। चारों ओर प्रदूषण फैला हुआ है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। उसे कम करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इसे ही हम जैव उपचार कहते हैं। कहाँ कहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं? औद्योगिक प्रक्रियाओं में। भारत विकासशील देश है, यहाँ पर अभी भी औद्योगिक प्रक्रियाएं बहुत ही तेजी से हो रही हैं। उनसे भारी मात्रा में धातु, लवण आदि निकलते हैं, जिसको अवशोषित करने के लिए यारोविया लाइपोलिटिका इस किण्व का उपयोग किया जाता है। इन धातु और लवणों को ये अवशोषित करके दूसरे उत्पाद बनाती हैं जो वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं होती। आर्सेनिक नामक प्रदूषक को अवशोषित करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरोविसी इस किण्व का उपयोग किया जाता है। समुद्र के तेल की रिसाई को सफाई करने के लिए एल्केनी बोरेक्स जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने अपना टॉपिक उपयुक्त सूक्ष्मजीव पूरा कर लिया है। लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किण्व के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर आपको स्वाध्याय करना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसे आप लिख लीजिए। लैक्टोबैसिलाई के उपयोग, राइजोबियम जीवाणु के कार्य का महत्व स्पष्ट करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ईस्ट से बनने वाले खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। प्रतिजैविक क्या है? किसी दो प्रतिजैविकों का नाम बताओ। सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होते हैं? इसे स्पष्ट करो। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्लाइड में दिखाए गए इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं। आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सुमित, बताओ, क्वेश्चन पूछो। हेलो, बोलो सुमित। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बोलो। टीचर मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ, राइमोजियम जीवाणु के कार्य का महत्व स्पष्ट करो। हाँ, राइजोबियम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सहजीवी जीवाणु है। दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। दलहनों को ये नाइट्रेट और अमीनो अम्ल देते हैं और पौधों से रहने का स्थान प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब दोनों भी फायदे में रहते हैं। इसका कार्य क्या है? पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जिसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जीवाणु इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, नाइट्रेट और अमीनो अम्ल, जो पौधे अपने वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यदि पौधों की जड़ों में ये जीवाणु हो तो पौधों की वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है और उसमें जो फल आएंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। और ये काफी सस्ते होते हैं। अगर बीजों के साथ राइजोबियम टीकाकरण के बारे में मैंने बताया,
अगर हम ऐसा कुछ यूज करते हैं तो इससे रासायनिक खादों का उपयोग कम होगा और किसानों के लिए अच्छा साबित होगा। समझ आया आपको? Yes, teacher. हम्म। Thank you, teacher. और कोई प्रश्न या और कोई प्रश्न है? No, teacher. हाँ, पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए, जो भी तुम्हें लगता है पूछना चाहिए, जो समझ में नहीं आया हो। पूछिए। बोलो डॉली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक, प्रतिजैविक जो है वो मैम जीवाणु प्रतिजैविक, और हेलो हाँ मैम, बोलो। हाँ बोलो। प्रतिजैविक के कुछ प्रकार ना, उसमें से एक प्रकार है विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक। ये किसे कहते हाँ हैं? ओके, सबसे पहले ये जानो कि प्रतिजैविक क्या है। ओके। प्रतिजैविक हो जो है वो अन्य डिजीज कॉजिंग जो जीवाणु होते हैं उन्हें ये उनकी वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं। अब विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक क्या है? जब हमें ये पता हो कि किसी को कोई संसर्गजन्य रोग हो गया है, जैसे उसे किसी जीवाणु का इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सा जीवाणु है, मतलब जीवाणु के अस्तित्व का पता हमें नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति में उसे हम विस्तृत क्षेत्र जैविक प्रतिजैविक देंगे, ताकि किसी भी प्रकार का अगर जीवाणु हो तो वो उसकी वृद्धि रुक जाए, मंद हो जाए या फिर वो मर जाए। उदाहरण हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एम्पीसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। आपके घर में अगर आप किसी को कुछ हुआ हो तो आप देखेंगे उनको डॉक्टर ये टैबलेट्स जरूर देते हैं। एमोक्सिलिन बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। एमोक्सिलिन अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो दूसरा एंटीबायोटिक दिया जाता है। डाउट क्लियर हुआ आपका? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो गुड बोलो, मॉर्निंग सुन रही टीचर। हूँ। गुड मॉर्निंग। टीचर, pH मान क्या होता है? पीएच देखो, एक पीएच मीटर होता है, 1 से लेके 14 तक इस मीटर में काउंटिंग होते हैं। 1 से 7 के अंदर अम्लीय पीएच होता है और 7 से 14 क्षारीय पीएच होता है। अम्ल क्या होते हैं? आपने पहले पेपर 1 में पढ़ा होगा, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और क्षार जो होते हैं वो कसैले होते हैं टेस्ट में। जितना कम पीएच होगा, दिया हुआ विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा, मतलब बहुत अधिक खट्टा होगा, और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। पोटांस कहते हैं इसे। ओके टीचर। हम्म। और टीचर किण्व? किण्व ये कवक है, फफूंदी है ये एक प्रकार की। एक कोशीय फफूंदी है जो हमें दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। आपको मैंने स्लाइड में दिखाया था कि ये कैसा दिखता है। गोल अंडाकार होता है और इसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है, अलैंगिक प्रजनन। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम। बोलो नेक्स्ट, बोलो प्रीति, अंकिता, प्रीति, पूछो क्वेश्चन। हो गया टीचर, मैंने ही पूछा था। अच्छा ठीक है, और कोई है?
टीचर किन किसे कहते हैं? क्या? एक बार फिर पूछना, ठीक किन्व। सुनाई नहीं रही। किन्व। ईस्ट। हाँ टीचर। हाँ, ईस्ट। ईस्ट जो होते हैं ये कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव है। कवक वर्गीय मतलब फंगस है, ये फंगाई जिसे बोलते हैं। अभी अभी मैंने बताया है कि ये लंब वृत्ताकार होते हैं, रंगहीन कवक होते, रंगहीन कोशिका के होते हैं। और इसमें प्रजनन जो है वो अलैंगिक पद्धति से होता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। जो कवक केशिका होती है उसके केंद्रक का विभाजन होता है और एक छोटी नई कवक कोशिका बनती है, और फिर वो जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो जनक कोशिका से वो अलग हो जाती है। और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, बहुत फास्ट होता है ये। और कोई क्वेश्चन? हेलो मिस। हाँ बोलो। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहिए। हेलो मिस, पीएच पैमाना मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन ना? यस, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा पीएच उतना ही, पीएच का मान उतना, पीएच मीटर जो होता है उसमें उसका पैमाना मापा जाता है। मापन श्रेणी भी कहते हैं ना? मापन श्रेणी। नहीं समझ आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो आपको मिस। ये अम्ल क्षार वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है पीएच के बारे में, ठीक है? तो वहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि ओके। पीएच क्या होता है। पीएच मीटर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। 1 to 14 होता है। 7 उदासीन होता है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। श्याम बोलो, क्वेश्चन पूछो। पूछो। हेलो टीचर। बोलो। लैक्टोबैसिलाई से दही बनता है ना? लैक्टोबैसिलाई के कारण दूध का दही में रूपांतरण होता है। दूध में लैक्टोज और केसीन पाया जाता है। लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है हमें, और केसीन जो होता है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। जब हम इसमें लैक्टोबैसिलाई डालते हैं तो लैक्टोज का उपयोग लैक्टोबैसिलाई अपने पोषण के लिए करता है और उसका किण्वन कर देता है। किण्वन मतलब उसका उपयोग करने के बाद वो कुछ उत्पाद बनाता है, जिसके कारण दूध का पीएच बदल जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय होने के कारण दूध में जो केसीन होता है उसका स्कंदन हो जाता है, वो जमने लगता है और जम जाता है। इसे ही हम दही कहते हैं। टीचर, दही, छाछ, घी, पनीर मतलब जितने भी चीज है ये सब इसमें हाँ लैक्टोबैसिलाई होता है ना? हाँ, लैक्टोबैसिलाई पाया जाता है। ओके टीचर, थैंक यू। इसीलिए वो हमें अम्लीय भी लगता है ना। आप देखोगे कि दही और एक विशिष्ट टेस्ट होता है, वो टेस्ट लैक्टोबैसिलाई के कारण आया है, और उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर, उसके कारण ये विशिष्ट सुगंध और टेस्ट उसमें पाया जाता है। जितने भी दुग्धजन्य पदार्थ हैं उसमें हल्का सा खट्टापन होता ही है। और कोई क्वेश्चन? पूछो। पूछो। एंटीबायोटिक 3 से 4 तरह का होता है ना? क्या? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक
बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं। उनको 2 हाँ, भागों में विभाजित किया गया है, विस्तृत क्षेत्र और मर्यादित क्षेत्र। विस्तृत और एक क्षेत्र वाले भी ढेर सारे एंटीबायोटिक हैं और मर्यादित क्षेत्र वाले भी बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। उसमें एमोक्सिक्लिन पक्का रहता है हर एक इसमें एंटीबायोटिक में। सबसे पहले एमॉक्सिलिन ही दिया जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको एमॉक्सिलिन देंगे। हाँ, वो लीन तो मालूम है। उसके अंदर पेनिसिलिन होगा ही होगा। अब आगे से आप कोई भी टैबलेट एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका नाम जरूर पढ़िए और उसके कंटेंट में देखिए कि क्या क्या नाम लिखा हुआ है। वहां पे पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ये हाँ, सब आपको वहां पर दिखाई देंगे। आज के बाद से आपको पता चलेगा कि जो हम खाते हैं वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का अर्थ है कि वो भी एक जीवाणु नहीं, है। मैं मेडिकल पे ही रहता हूँ टीचर। वेरी गुड, तब तो तुम्हें बहुत सारी बातें पता होंगी दवाओं के बारे में। हाँ, एटलीस्ट बेसिक दवाएं तो पता ही होंगी। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। बात मत कर। सर नहीं बोलूं तो नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। आज हमने उपयुक्त सूक्ष्म जीवों के विषय में चर्चा की, उनका संक्षिप्त में अध्ययन किया, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, हम दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग करते हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ। धन्यवाद।